Research design components, quantitative data, graphic presentation. Frequency distribution, how to make class intervals or class groups. When the set of data values are spread out, it is difficult to set up a frequency table of every data value, as there will be too many rows in the table. So we group the data into class intervals or groups to help us organize, interpret, and analyze the data. Ideally, there should be between 5 and 10 rows in a frequency table. Bear this in mind when deciding the size or the width of the class interval or group. Each group starts at a data value that is a multiple of that group. For example, if the size of the group or the interval is 5, then the groups should start at 5, 10, 15, 20, and so on. Likewise, if the size of the group is 10, then the groups should start at 10, 20, 30, 40, so on and so forth. The frequency of a group or a class interval is the number of data values that fall in the range specified by that group or class interval. So, for example, emergency calls for ambulance received by 1122 in July 2021 in Lahore. जुलाई में क्योंकि 31 डेज होते हैं इसलिए ये 31 डेज का डेटा है कि ऑन द फर्स्ट डे 28 कॉल्स रिसीव हुई, सेकेंड डे 122 कॉल्स रिसीव हुई, उसी तरह थर्ड डे के ऊपर 217 कॉल्स रिसीव हुई. नाउ किस तरह आप क्लास इंटरवल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू क्या है? 28. हाईएस्ट डेटा वैल्यू क्या है? 217. सो डिफरेंस इनका क्या होगा? हाईएस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू which is 217 minus 28, which is 189. So अगर साइज ऑफ द क्लास इंटरवल या उसकी जो विड्थ है वो एज्यूम हम करते हैं कि जी 40 की होनी चाहिए, देन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे होंगे? 189 डिवाइडेड बाय 40 which is 4.7 rounded off to 5. So there should be at least 5 class intervals अगर आप साइज चाहते हैं कि वो 40 का हो. This is reasonable for the given data. Now, step 1 में क्या होता है? Construct a table with 3 columns and then write the data groups or class intervals in the first column. The size of each group is 40. So the groups will start at 0, 40, 80, 120, 160, and 200 to include all the data. Note that in fact we need 6 groups, one more than we first thought. यानी 5 हमने initially 5 groups जब interval calculate किया था तो बने थे, लेकिन अब सारे डेटा को include करने के लिए 6 groups बनेंगे. से group size आपका 40 है, तो जो फर्स्ट इंटरवल होगा वो फ्रॉम 0 to 39, सेकेंड 40 to 79, थर्ड 80 to 190, then 120 to 159, 160 to 199 and 200 to 239. ये फर्स्ट कॉलम है. सेकेंड कॉलम टैली होगा, जो टैली फ्रीक्वेंसी होगी, और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी would be the third column. Say for example, in the class interval 0 to 39 कितनी data values lie करती हैं? Now see,
कि फ्रॉम 0 to 39 सिर्फ एक वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज 28. सो टेली मार्क आप एक लगाएंगे. टेली मार्क जो स्ट्रेट लाइन आप सेकंड कॉलम में मार्क कर रहे होते हैं, ये शो करने के लिए कि कितनी वैल्यूज हैं. सो 0 to 39 एक टेली मार्क लगा. उसी तरह अगर आप देखें कि फॉर द सेकेंड डेटा वैल्यू 122, तो किस क्लास इंटरवल में वो लाई करेगा, विच इज 120 to 159 के दरमियान में वो होगा, तो एक टेली मार्क उसके अगेंस्ट लगाएंगे. उसी तरह जो थर्ड वैल्यू है लिस्ट की 217, वो किस ग्रुप में लाई करेगा, दैट इज द लास्ट ग्रुप 200 to 239 वाली रेंज में वो आता है, तो एक टेलीमार्क उसके अगेंस्ट लगाएंगे. उसी तरह जितनी भी डेटा में वैल्यूज हैं उन सब के अगेंस्ट एक एक टेलीमार्क उस पर्टिकुलर ग्रुप में मार्क की जाएंगी. नाउ जब एक टेली कॉलम जो है उसके अंदर जब 4 टेलीज लग जाती हैं, टेली मार्क्स लग जाते हैं, तो फिफ्थ टेली मार्क्स उसको क्रॉस कर देते हैं ताकि एक बंच ऑफ 5 हो जाए और कैलकुलेशन में आसानी हो. सो 0 to 391 फ्रीक्वेंसी 1 वैल्यू है. 40 to 79 5 वैल्यूज हैं, क्योंकि 4 टेली मार्क्स थे, उनको क्रॉस आउट किया फिफ्थ टेलीमार्क ने, तो एक बंच 5 का हो गया. उसी तरह 119 में 2 बंचेस हैं 5 ईच के, और 2 और वैल्यूज हैं, तो 12 हो गया. इसी तरह जो सम है आपका टोटल 31 वैल्यूज थी डेटा सेट में, 31 डेज ऑफ जुलाई की, तो उनको आपने सम अप कर दिया फ्रीक्वेंसी को. नाउ ग्रुप इंटरवल्स तो आप इस तरह बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है? हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ in which the number of units of observations, for example persons, is shown on y-axis and the measurement values on the x-axis. The frequency distribution is illustrated by a series of bars. The area of each bar represents the relative proportion of all the observations that fall in the range represented by the bar. Meaning कि जी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपके नंबर ऑफ से इन द अबव ग्राफ स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उसके ऊपर मेजरमेंट वैल्यूज हैं. जो क्लास इंटरवल्स हैं वो क्या हैं? बिटवीन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 16 ऑनवर्ड्स ये स्टूडेंट्स के फाइनल स्कोर्स हैं, राइट. तो जो एरिया ऑफ द बार है वो शो करता है relative proportion of all the observations which fall in that range. Okay, so say for example, अब ये जो bars हैं they are jointed together, इनमें कोई space नहीं है. इसका मतलब है कि data जो है वो continuous data है on a continuous measuring scale के ऊपर बनाया गया है. That is जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इनके दरमियान कोई इंटरवल्स नहीं है, और एक मेजरमेंट स्केल के ऊपर इनको मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये सारे बार्स जॉइन टुगेदर हैं, राइट. सो अब आप फर्स्ट बार को देखें. बिटवीन द रेंज 20 to 30 एक स्टूडेंट लाई कर रहा है, यानी एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो बिटवीन 20 to 30 मार्क्स के दरमियान है. उसी तरह 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉल कर रहे हैं इन द रेंज 30 to 40 मार्क्स. एंड अगेन अगर आप द टॉलेस्ट ग्रीन बार को देखें तो बिटवीन 80 to 90 जो स्कोर्स हैं, फाइनल स्कोर्स हैं, उसमें अराउंड 13 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं. So this is the histogram. Difference between histogram और vertical bar chart जो qualitative data में use होता है वो यही होता है कि vertical
बार चार्ट जो क्वालिटेटिव डेटा है वो डिस्क्रीट कैटेगरीज होती हैं, बार्स के दरमियान डिस्टेंस होता है ताकि वो बाउंड्रीज शो कर रहे हो कि एक बार दूसरे बार से बिल्कुल सेपरेट कैटेगरी है। जैसे अगर फाइनल स्कोर्स के बजाय यहाँ पे स्टूडेंट्स के ग्रेड होते, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, तो फिर जो वर्टिकल बार चार्ट्स हैं वो एक बार ग्रेड ए को शो कर रहा होता, एक बार ग्रेड बी को, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो उनके दरमियान में सेपरेशन होती, डिस्टेंस होता। यहाँ पे क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है और फाइनल स्कोर्स और रेंजेस क्लास इंटरवल्स को प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस के ऊपर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और कंटिन्यूटी है इसलिए ये जो बार दिखाए गए हैं ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जॉइन टुगेदर, राइट। तो ये हिस्टोग्राम और वर्टिकल बार चार्ट में डिफरेंस होता है। Now, what is the frequency polygon? A shorthand way to present a histogram is to put a dot at the center of the top of each bar and then to connect the dots with a line. This is called frequency polygon. Frequency polygon क्या है? Say for example, आपके x axis के ऊपर salaries हैं in dollars, thousands में, जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हैं $0 to $10,000, $11 to $21,000, $22 to $32,000 and so on. वर्टिकल एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, से 100, 200, 300। पहले आपने हिस्टोग्राम बनाया कि जी उन क्लास इंटरवल्स में कितने लोग फॉल कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर सैलरी ग्रुप के अंदर है, राइट। उसके बाद जो हर बार है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर आप एक डॉट लगाते जाते हैं और उसके बाद इन डॉट्स को एक कंटिन्यूअस लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब आप डॉट्स को कनेक्ट कर देते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ लाइन ग्राफ बन जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि एज कंपेयर टू हिस्टोग्राम, जो पॉलीगॉन होता है वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। एक लाइन से पता चल जाता है कि लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, कि जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो y की वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। दूसरे ये कि अगर एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो बिटवीन द x एंड द y वेरिएबल्स, यानी अगर से फॉर एग्जांपल x वेरिएबल के ऊपर डोज है, किसी ड्रग की डोज है कि इंक्रीजिंग डोजेज के अंदर, और y एक्सिस के ऊपर रिस्पॉन्स है, जैसे कितने लोगों में इम्प्रूवमेंट आई जब आपने किसी भी ड्रग की डोज को इंक्रीज किया। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होती है, चाहे वो अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड्स जा रही हो, जैसे स्कैटरग्राम के अंदर हमने देखा था जब कोरिलेशनल स्टडीज पढ़ी थी। तो पॉलीगॉन ज्यादा क्लियर पिक्चर डिपिक्ट करता है एज कंपेयर टू द हिस्टोग्राम। So again, this is the example of line graphs. दो तरह के line graphs होते हैं, simple जिसको arithmetic line graph कहते हैं, और दूसरा एक logarithmic line graph होता है, right? तो से फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देखें एक सिंगल लाइन ग्राफ है जिसमें स्केल्स दिखाए गए हैं कि जी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, और किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर कितनी पॉपुलेशन मौजूद थी, से फॉर एग्जांपल इन डिस्ट्रिक्ट ए ऑफ ए कंट्री सी, और फिर आप पॉइंट्स लगाते जाते हैं, और जब पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते जाते हैं तो वो एक लाइन ग्राफ बन जाता है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें कि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन से फॉर एग्जाम्पल इन कंट्री एक्स, ये कंपैरिजन
लाइन ग्राफ है जिसमें 3 कैटेगरीज शो की गई हैं। से ब्लू द बेयर्स पॉपुलेशन, डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन ब्राउन में शो की गई है एंड व्हेल्स की पॉपुलेशन ग्रे में शो की गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स हैं फ्रॉम 2017 टू 2022 एंड द वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पॉपुलेशन शो की गई है उन एनिमल्स की, राइट। सो कंपैरेटिवली अगर आप ये देखें तो जो 2017 में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, लेकिन 2022 में वो डिक्लाइन कर गई और सबसे कम हो गई। उसी तरह आप देखें कि जो बेयर्स की पॉपुलेशन थी 2017 में 0 थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती गई और 2022 में जो बेयर पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा इनहेंस थी। मीनिंग कि जी जो कंपैरिजन लाइन ग्राफ होता है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइम पीरियड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की क्या सिचुएशन थी एंड देन यू कैन कमेंट ऑन द एटियोलॉजी के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक चीज़ एक कैटेगरी इंक्रीज कर रही है जबकि दूसरी कैटेगरी वो डिक्रीज कर रही है। नाउ सिंपल लाइन ग्राफ या एरिथमेटिक लाइन ग्राफ का मतलब वही होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एरिथमेटिक स्केल हो। arithmetic line graph, both x and y axis use arithmetic scale, right? कि जो first example है जो x axis है उसके ऊपर years हैं और y axis के ऊपर number of cases हैं। अब logarithmic line graph क्या होता है? Logarithmic line graph compresses the higher rates as compared to the lower rates and magnifies the lower rates of the graph, right? So जो vertical axis है उसमें number of people या number of cases के बजाय rate होता है। से cases per 100,000 population या deaths per 100,000 population। अब आप जो सेकेंड ग्राफ है इसमें देखें कि y एक्सिस के ऊपर ईयर्स हैं 1945, 1950, 1965, 1960, so on and so forth, ये ईयर्स हैं, राइट। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर पर 100,000 या तो केसेस शो किए गए हैं से पोलियोमाइलाइटिस के या डेथ्स ड्यू टू पोलियोमाइलाइटिस पर 100,000 पॉपुलेशन में। अगर आप देखें कि जी जो लॉगरिथमिक लाइन ग्राफ होता है जो हायर रेट्स को कंप्रेस कर दिया जाता है ताकि लोअर स्केल जो है रेट्स का वो मैग्निफाइड हो जाए, ताकि लोअर रेट्स के अंदर डिटेल्स जो हैं वो ऑब्वियस हो जाएं। इसका एक फायदा ये होता है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं और नीचे डिटेल चेंजेस लोअर रेट्स के ऊपर नजर आ रही होती हैं तो प्रोपोर्शनली सिमिलर चेंजेस आर सीन इन द पैरेलल लाइन। से इन द अबव एग्जाम्पल अगर आप देखें कि जो फर्स्ट ब्लू लाइन है वो केसेस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस शो कर रही हैं पर 100,000 पॉपुलेशन को, राइट। और जो लोअर रेड लाइन है वो डेथ्स पर 100,000 पॉपुलेशन शो कर रही हैं ड्यू टू पोलियो, राइट। यानी केस फैटेलिटी रेट शो कर रहा है ये द लोअर लाइन। अब अगर आप देखें कि जब लॉगरिथमिक स्केल होता है तो इन दोनों अगर लाइन ग्राफ्स को आप देखें तो जो केसेस का पैटर्न है वो ही डेथ्स का भी पैटर्न है। इनफैक्ट के जहाँ पे केसेस डिप कर रहे हैं वहां पे डेथ्स भी डिप कर रही हैं और जहाँ पे केसेस हाई नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वहीं पे जो डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। मीनिंग दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं एक दूसरे के साथ
तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि जब नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो जाते हैं तो प्रोपोर्शनली जो केस फैटेलिटी रेट है वो भी उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। केसेस राइज करते हैं तो केस फैटेलिटी रेट हाई हो जाता है, केसेस डाउन होते हैं तो केस फैटेलिटी रेट भी लो हो जाता है, राइट। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं लाइन ग्राफ्स में बिटवीन द केसेस एंड द फैटेलिटी ड्यू टू दैट केसेस, इसका मतलब है कि चाहे वो ईयर 1945 था या ईयर 1970 था, जो केस फैटेलिटी रेट जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है नंबर ऑफ केसेस के साथ। ऐसे नहीं हुआ कि 1945 में केस फैटेलिटी रेट जो है वो हाई था और 1970 में वो लो हो गया। इसकी सिर्फ सिंपल रीजन ये थी कि 1945 में केसेस भी ज्यादा थे पोलियो के, तो केस फैटेलिटी रेट भी हाई था, और 1970 में जब केसेस कम हुए तो केस फैटेलिटी रेट भी कम हो गया। सो परसेंटाइल्स और क्वांटाइल्स क्या होते हैं? Percentiles are the percentages of observations below the point indicated when all the observations are ranked in descending order, meaning from highest to lowest. The median is the 50th percentile. Median हमने क्वांटिटेटिव डेटा में पढ़ा था कि मीडियन वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, यानी द मिडिल वैल्यू। सो परसेंटाइल में जब आप कैलकुलेट करते हैं तो द मीडियन इज योर 50th परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है परसेंट, यानी पर 100। अगर 100 हैं तो उनको आप किस तरह divide करेंगे? The 75th percentile is the point below which 75% of the observations lie. उसी तरह 25th percentile is the point below which 25% of the observations lie. Say for example, परसेंटाइल रैंक्स हैं यूएसएमएलई स्कोर के। अगर आप देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर, तो अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड लाई एट द सेंटर, मीन वैल्यू, और मीडियन क्योंकि सेंटर में लाई कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। नाउ प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आप देखें कि अगर परसेंटाइल रैंक्स में देखें द सेकेंड रो, तो वो 84 के ऊपर लाई कर रही है। उसी तरह प्लस माइनस सेकेंड प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस परसेंटाइल रैंक 98 है, और उसी तरह प्लस माइनस प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटाइल रैंक जो है 99.8 है। मीनिंग मीन वैल्यू से जब आप प्लस की तरफ बढ़ते हैं, प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तो परसेंटाइल रैंक है 84, प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटाइल रैंक है 98, एंड प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तो परसेंटाइल रैंक है 99.9। नाउ अगर एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो लाई करता है प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन, तो इसका मतलब है अ स्टूडेंट स्कोर्ड 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन, और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो परसेंटाइल रैंक है वो 84 है। इसका मतलब है दिस स्टूडेंट परफॉर्म्ड बेटर देन 84% of the class, right? उसी तरह अगर एक स्टूडेंट का जो स्कोर है वो लाई करता है प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, यानी 98 परसेंटाइल रैंक है, तो इसका मतलब है दिस स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन 98% ऑफ द क्लास। उसी तरह अगर वो स्टूडेंट लाई करता है प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि दैट स्टूडेंट परफॉर्म बेटर देन 99.9% ऑफ द क्लास। उसी तरह जो
जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, उसी तरह जो आईक्यू के टेस्ट होता है या जो सैट के स्कोर्स होते हैं, वो भी पहले से आइडेंटिफाइड होते हैं कि जी फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन के ऊपर आईक्यू का क्या स्कोर होगा या सैट का क्या स्कोर होगा। उसी तरह सेकंड 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव द मीन के ऊपर आईक्यू का क्या स्कोर है और सैट का क्या स्कोर होगा, और अबव द मीन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर आईक्यू और सैट के क्या स्कोर्स होंगे, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या थी in relation to the other students of the class, meaning that कि जो percentiles में जब result calculate होता है तो इसका मतलब होता है कि वो comparative result होता है in comparison to the other students जिन्होंने score किया होता है, right? ऐसे नहीं होता, हो सकता है कि कोई एग्जाम या कोई असेसमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो और ओवरऑल जो स्कोर्स हैं वो लो हो, लेकिन लो होने के बावजूद भी हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हो या 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर हो, शोइंग कि जी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो uh, कितने परसेंट ऑफ द स्टूडेंट से बेहतर थी, राइट? सो परसेंटाइल्स में रिजल्ट्स को उस वक्त कैलकुलेट कर रहे होते हैं जब कंपेयर करना होता है आपने विद द अदर स्टूडेंट्स और द क्लास फेलोज। ना बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट क्या होता है? यूजुअली जो है क्वांटिटेटिव डेटा आप जो है हिस्टोग्राम्स एंड लाइन ग्राफ्स यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स बॉक्स एंड विस्कर्स प्लॉट्स भी यूज किया जाता है। Now every box plot has 2 parts, a box जो रेड में शो किया गया है and the whiskers, right? Also called the box and whiskers plot. The start of the box, that is the lower quartile, represents the 25% of our data set. जो lower end जो है उसको lower quartile कहते हैं और 25% of the data set जो है वो उस पर्टिकुलर जो लोएस्ट वैल्यू है उसके नीचे लाई करती है। से फॉर एग्जांपल अगर आपकी वैल्यू 6.2 है जो लोअर क्वार्टाइल के ऊपर लाई करे, तो इसका मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा इस वैल्यू से नीचे है, राइट? The upper quartile represents 75% of our data, right? जो upper quartile है वो 75% of the data को show करता है। So again from the diagram we can conclude that 75% of our data is less than 8.8। ठीक है, जो आपका डेटा है 8.8 के ऊपर अपर क्वार्टाइल है, तो हम कंक्लूड करेंगे कि 75% ऑफ द डेटा जो है दैट इज लेस देन 8.8। The bold black line in the box represent the median value of the data। कि median value क्या है इस डेटा की? जो above example है इसमें आप देखें कि जो median value है वो लाई कर रही है 7.8 के ऊपर, तो ये median value है of this data, right? The difference between the lower quartile and the upper quartile is called the interquartile range, right? Upper और lower quartiles जो हैं इनका जो difference है इसको interquartile यानी 2 quartile के दरमियान की range कहा जाता है। So basically the entire red box represents the interquartile range, यानी पूरा जो red box है उसका जो area है, जो length of the box है वो show कर रही है interquartile range को। In box plot, the whiskers are generally defined as 1.5 times the interquartile range।
जो भी आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, से इस डेटा के ऊपर 6 to 10 है, तो जो उस रेंज से 1.5 टाइम्स जो है वो आपके विस्कर्स होंगे, राइट। सो आपके विस्कर्स यहाँ पे कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर 12 तक आपकी डेटा रेंज आप देखें कि 12 तक जो है अबव विस्कर जो है वो जा रहा है और 4 तक द लोअर विस्कर जा रहा है। अब कोई भी डेटा वैल्यू अगर 12 से आगे एक्सटेंड लाई करेगी या 4 से बिलो लाई करेगी, तो उसका मतलब है वो एक आउटलायर है, और आउटलायर का मतलब ये होता है कि ये वो वैल्यू है जो आपकी मीडियन वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा सेट में ये एक सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जो आपकी जो एवरेज वैल्यू है यानी मीन वैल्यू है या मीडियन वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा बाहर लाई कर रही है, तो उसे आउटलायर कहा जाता है। सो अगेन दिस इज अ सिंप्लीफाइड बॉक्स प्लॉट जिसमें मीडियन वैल्यू आपकी सेंटर में लाई कर रही है, upper quartile, the upper limit of the box, the lower quartile, the lower limit of the box, और इस जो बॉक्स की पूरी लेंथ है इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। मैक्सिमली विस्कर एक्सटेंड कर रहा है दोनों साइड के ऊपर, और जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उससे 1.5 टाइम्स होता है, और विस्कर्स से आउटसाइड कोई भी वैल्यू लाई करती है तो वो आउटलायर होती है। नाउ स्टेम एंड लीफ डायग्राम क्या होता है? A stem and leaf display, also known as stem plot, is a diagram designed to quickly assess the distribution of a given data set. Basically, the plot splits two-digit numbers into half. Stem क्या हुआ? The first digit, leaf the second digit. In the above example आप देखें, the chart displays the age breakdown of customers. Customers आते हैं, उनका age breakdown क्या है? The stem Y axis shows the first digit of the age. जैसे first digit क्या है age का? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, while the red data points show the second digit. यानी जो रेड में है वो आप किसी भी एक पर्सन का जो एज है, से अगर 15 इयर्स उसकी एज है, तो स्टेम जो है वो 1 को शो करेगा यानी फर्स्ट डिजिट को, और जो लीफ है दैट वुड बी 5, दैट इज द सेकेंड digit. So see that there are 6 people in their 20s, which is the second most populous age group. So जो customers आ रहे हैं उनका breakdown show किया गया है कि वो क्या है। Say for example जो less than 20 जो है, दो लोग हैं, one is aged 15, the other is aged 19. जो सेकेंड ग्रुप है आपका इन द 20s में, वो 6 लोग हैं। The first 23 years of age, the second again 23 years of age, the next 26, फिर 27, 28 and 28. उसी तरह जो 30s के अंदर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। One is 30 years of age, the other 3 are 31 years of age, the next is 32, and then 35, 36 and 37 years of age. तो at a glance आप बता देते हैं कि से किस एज ग्रुप में कितने लोग कस्टमर्स आए और उनकी सर्विसेज को अवेल किया, जिस भी सर्विस की है बात हो रही है। तो अगेन दिस इज कॉल्ड द स्टेम एंड लीफ डायग्राम और स्टेम प्लॉट. So thank you. This is all for today.